हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ सेलेक्ट चैनल पे। तो हम क्वाड्रेटिक का कई सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने रख रहे हैं। तो जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था ये भी जानना ज़रूरी है, और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी देखेंगे। तो जो आज की चर्चा है, जैसे अगर हम बात करें तो कुछ टॉपिक है क्वाड्रेटिक में। एक टॉपिक जैसे रह रहा है कंडीशन फॉर द कॉमन रूट्स, है ना। दूसरा टॉपिक अगर हम बात करें तो एक और टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स। फिर अगर हम चर्चा करें तो इसमें थोड़ा सा थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और बातें हैं जिसको भी जानना ज़रूरी है। एक्चुअली क्या है, क्वाड्रेटिक का जो कॉन्सेप्ट है कई सारे टॉपिक्स में यूज़ होता है। इसीलिए क्या है कि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और दूसरे टॉपिक में इसके एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा, तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पीछे के लेक्चर्स जाके आप ज़रूर देखें तो आपके लिए बेहतर होगा। मैंने उसमें कई सारी बातें डिस्कस किया है जो और भी जगह से कई जगह से लिंक्ड होता है, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा अगर देख लेंगे तो, है ना। तो उसमें मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम आगे का चर्चा करते हैं। थोड़ा सा आज हम थोड़ा सा थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बारे में कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। एक्चुअली पिछले टर्न पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का तो चर्चा कर रहे थे, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है या कह लेंगे उसी से लिंक्ड है। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। और जैसे आज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि सबसे पहले जैसे अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है कि ना, रिलेशन बिटवीन coefficients of polynomial and its root coefficients of polynomial and its root। तो पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और उसके रूट में अगर रिलेशन देखेंगे तो किस प्रकार से क्या रिलेशन आएगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक होता है तो इसके लिए मैंने पहले भी समझाया था ax² प्लस ऑफ bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो इसके रूट अगर मान लेते हैं अल्फा बीटा है तो यहाँ से रिलेशन निकाल के मैंने बताया था कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है दैट इज माइनस ऑफ b/a आता है, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है दैट इज c/a के इक्वल आता है। ये दो रिलेशन अपने पास आते हैं निकल के। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ये नीचे आ रहा है ना। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा अगर देखें एज ए इंडिविजुअली तो ये अल्फा और बीटा का इंडिविजुअली दो टाइप के कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल थे यहाँ पे, क्योंकि दो ये एलिमेंट है। एक बार इंडिविजुअली लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, दोनों कंबाइन करके लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए जैसे क्यूबिक इक्वेशन है, लेट्स सपोज दैट फॉर एग्जांपल जैसे क्यूबिक इक्वेशन है ax³ प्लस में bx² प्लस ऑफ c ऑफ x प्लस ऑफ d, इस तरीके से ये क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है और ये इक्वल टू 0 है। इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा है। अब इसके कोफिशिएंट्स और इसके रूट में क्या रिलेशन होता है, वैसे तो हमें पता ही होता है क्या रिलेशन है। तो जैसे हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे अगर इसके 3 रूट अल्फा बीटा है तो क्या इस इक्वेशन को x माइनस अल्फा, x माइनस ऑफ बीटा और x माइनस ऑफ गामा इंटू लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ रख देंगे दैट इज इक्वल टू 0। वैसे इक्वेशन है तो लीडिंग कोफिशिएंट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो 0 में ही चले जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या दिखाई देगा, दैट इज x³ माइनस, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस में ये चीज़ आएगा गामा और इंटू में x², फिर प्लस ये चीज़ आएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस ऑफ गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके का इक्वेशन अपने पास आएगा निकल के। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। अब ये पहला इक्वेशन अगर मान लें और ये दूसरा इक्वेशन है, हमने बताया था कि अगर दो इक्वेशन है दोनों का रूट सेम है, इसके भी रूट अल्फा बीटा गामा है, इसके भी अल्फा बीटा गामा है, तो दोनों इक्वेशन सिमिलर होंगे। सिमिलर इक्वेशन को कंपेयर कैसे करते हैं, हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं करेंगे कि भैया यहाँ पे इक्वल टू 1 सर बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी, नहीं। कंपेयर करने के लिए हमने बताया था क्या कंपेयर करना है, रेशियो सेम होते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो x³ का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से 1 है, और फिर x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है a, यहाँ से x² का कोफिशिएंट माइनस टाइम्स में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस तरीके से आएगा।
फिर अगर नेक्स्ट अगर बात करें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है b, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, ये चीज़ है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट c है। तो ये इस तरीके से आएगा अल्फा इंटू बीटा, इसको समेशन अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं हम। समेशन अल्फा बीटा का मतलब है दो वाले जितने कॉम्बिनेशन सब आ जाएंगे अपॉन में नीचे अगर बात करें x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है c, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है माइनस में अल्फा बीटा इंटू गामा अपॉन में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है d। ये इस इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से अगर इस दोनों को यूज करें तो सम ऑफ रूट्स आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, b को इधर ट्रांसफर कर लेंगे माइनस को भी इधर, तो माइनस में b बाई ए आएगा। फिर सेकंड में समेशन अल्फा बीटा, मतलब दो वाले, पहला रिलेशन ये, दूसरा ये है, तो ये चीज़ आएगा दैट इज c बाई ए आएगा, है ना। फिर तीसरा अगर बात करें ये अल्फा इंटू बीटा और इंटू गामा, इसका जो वैल्यू है दैट इज किसके इक्वल आएगा, यहाँ से अगर देखें तो ये चीज़ माइनस में d बाई ए आएगा। ये इस तरीके का रिलेशन आ जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा क्या है, नीचे है। बाकी ये जो माइनस प्लस अल्टरनेट साइन चल रहा है, यहाँ पे माइनस है, फिर उसके बाद प्लस है, यहाँ पे फिर माइनस है, मतलब क्या है इसका मतलब यहाँ पे जब सम ऑफ रूट लिखेंगे तो माइनस b बाई ए आएगा, है ना। फिर टेकन टू एट ए टाइम लिखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, मतलब तीन कॉम्बिनेशन, जैसे तीन एलिमेंट है अपने पास अल्फा बीटा गामा, तो इसमें से दो को एक साथ अगर लेंगे तो कितने कॉम्बिनेशन सेट होंगे, 3c2 होगा, है ना। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे हम, तो खैर यहाँ पे आसान है समझना कि अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा टेकन टू एट ए टाइम, टेकन थ्री एट ए टाइम करेंगे, तीनों को एक साथ अगर लेंगे तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा अल्फा बीटा गामा। तो इस तरीके की बात है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट ये चलेगा, और ये चीज़ हर जगह होल्ड करेगा, ये चीज़ याद रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, समझना ज़्यादा जरूरी है। कुछ लोगों को तो याद रहता है, 10th में भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना एक बहुत ज़रूरी बात होता है मैथ्स के अंदर, है ना। थोड़ा सा मज़ा आता है समझने में चीज़ों को, और फिर पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो जैसे अगर मान लो 4 डिग्री का इक्वेशन है, लेट सपोज दैट इक्वेशन अगर 4 डिग्री का है, तो वहाँ पे भी हम ये सब कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। जैसे अपने पास ये 4 डिग्री का अगर इक्वेशन है, इस तरीके का है, ax की पावर 4 प्लस में bx क्यूब प्लस में cx स्क्वायर प्लस में dx प्लस ऑफ e इज इक्वल टू 0 है। इसके रूट अल्फा बीटा गामा और एक रूट और है डेल्टा, ये 4 रूट्स हैं। तो फिर से पहला कॉम्बिनेशन होगा समेशन ऑफ अल्फा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, है ना। समेशन ऑफ अल्फा का मतलब है, तो फिर से वही चीज़ माइनस यहाँ से, फिर यहाँ प्लस, फिर ये माइनस, फिर यहाँ पे ये चीज़ प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, तो ये चीज़ हो जाए माइनस में b बाई ए के इक्वल आएगा। फिर सेकेंड समेशन ऑफ अल्फा बीटा, मतलब टेकन टू एट ए टाइम। तो यहाँ से अगर 4 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट में 2 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो 4c2 आएगा, 4c2 का वैल्यू 6 होता है, तो 6 कॉम्बिनेशन आएंगे कुल मिला के, अल्फा बीटा, फिर अल्फा गामा, फिर आएगा अल्फा डेल्टा, फिर बी अल्फा के साथ सबका ले लिया, फिर बीटा के साथ, तो फिर बीटा गामा, फिर बीटा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा आएगा। तो ये इस तरीके से अपने पास 6 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा दैट इज c बाई ए के इक्वल आएगा, है ना। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं थर्ड में टेकन थ्री एट ए टाइम अल्फा बीटा गामा, तो टेकन थ्री एट ए टाइम लेंगे तो 4c3 होता है उसका वैल्यू, 4c3 का वैल्यू कितना आता है, 4 आएगा। तो ये 4 कॉम्बिनेशन आएंगे, कैसे आएंगे देखते हैं। अल्फा बीटा गामा, साइक्लिक ऑर्डर में लेता हूँ, अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा डेल्टा, तो ये बीटा गामा डेल्टा, फिर नेक्स्ट गामा डेल्टा अल्फा, तो ये हो जाए गामा डेल्टा अल्फा, फिर नेक्स्ट लेंगे डेल्टा अल्फा बीटा, तो डेल्टा अल्फा बीटा, फिर अगर लेंगे अल्फा बीटा गामा, रिपीट होने लग जाएगा, कोई मतलब नहीं है, दैट इज फिर नेक्स्ट आएगा माइनस में d बाई ए के इक्वल आएगा। चौथा कंडीशन जो है दैट इज टेकन प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 4 ए टाइम अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एक ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आ जाएगा e बाई ए के इक्वल आएगा, है ना। इस तरीके से पता होना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। 5 का भी हो लिख सकते हैं, 6 का भी हो लिख सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है कई जगह क्वेश्चंस में सॉल्व करने में काम आएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, है ना। क्वेश्चंस इस पे आपको मिल जाएंगे, कई सारे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा।
क्यूबिक अगर होगा तो हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकालना होता है। 4 डिग्री 2 से अधिक का जितने भी इक्वेशन है हिट एंड ट्रायल करके अपने को रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं, फिर उसके बाद बाकी कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं उसमें, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और बातें हम करते हैं ना, कुछ जानकारी होना चाहिए। जैसे अगर इसमें अगर बात करें कुछ और, जैसे कुछ नोट डाल के अगर बात करें, सबसे पहला नोट कि अगर कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो कोई भी ऑड डिग्री जिसका डिग्री ऑड है ना, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल का कम से कम एक रियल रूट होगा ही होगा, है ना। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, डिग्री पॉलिनोमियल have at least one real root, one real root, एक ना एक इसके रियल रूट होते ही होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्रोवाइडेड all its coefficients are real, सारे के सारे कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए। ये लोग जनरली नेगलेक्ट कर देते हैं, ये चीज़ भूल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सिर्फ इतना याद रहता है। जैसे अगर बात करें क्यूबिक इक्वेशन है, ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस cx प्लस ऑफ d है ना, इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है a, b, c, d बिलोंग्स टू द रियल नंबर, सारे कोफिशिएंट्स जितने हैं वो सब रियल नंबर है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके भैया कम से कम will have at least one real root, at least का मतलब कम से कम एक रूट, अधिक से अधिक इसमें 3 रूट भी रियल हो सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझने की बात है। अब जैसे इसको मुझे समझना हो तो कैसे समझेंगे कि कैसे सर आपने ये चीज़ बोल दिया कि कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल, ऑड का कहने का मतलब है जैसे डिग्री 1 हो, डिग्री 3 हो, डिग्री 5 हो, 7 हो, 11 हो, तो इस तरीके का अगर पॉलिनोमियल है तो उसके कम से कम एक रियल रूट तो होते ही होते हैं, अगर सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं तो। इस चीज़ को हम समझते हैं, कैसे समझेंगे, जैसे अगर fx मान लें, लेट fx इज इक्वल टू ये क्वांटिटी है x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस ऑफ d है, ये है fx। अब यहाँ से जो लीडिंग कोफिशिएंट है, अगर इसको हम कॉमन ले लें बाहर थोड़ी देर के लिए, बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये दिखाई देगा एक्स क्यूब प्लस में बी बाई ए एक्स प्लस में सी बाई डी, और ये नीचे आ जाएगा बी बाई ए एक्स आएगा इस तरीके से, सी बाई डी, और यहाँ से ए कॉमन ले सी बाई ए दैट इज़, और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस अब यहाँ से अगर देखें तो डी बाई ए, एक लीडिंग कोफिशिएंट मत कॉमन लो, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कॉमन लो, उससे हमें एनालिसिस करना है एक्चुअली में, तो उससे समझ में आएगा क्यों कॉमन ले रहे हैं। एक्स क्यूब को अगर कॉमन लेते हैं तो ये चीज़ दिखाई देगा, ये प्लस बी बाई एक्स प्लस में सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई एक्स क्यूब, इस तरीके से आएगा कॉमन। ये है अपने पास कॉमन। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए का वैल्यू पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव, कुछ ना कुछ तो होगा ही, मान लेते हैं पॉजिटिव है। अब यहाँ से अगर लिमिट निकाले, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ fx, क्या आएगा निकाल के, इतना तो पता ही होगा कि b बाई इन्फिनिटी है तो ये तो 0 में जाएगा, ये भी 0 में जाएगा, ये सब 0 में चले जाएंगे। बचेगा a इंटू इन्फिनिटी का क्यूब, इन्फिनिटी का क्यूब करेंगे और फिर से इन्फिनिटी आएगा। a पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटू इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा, ये दिस विल टेंड टू इन्फिनिटी। फिर अगर लिमिट निकालते हैं x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ fx, अगर ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी का क्यूब करेंगे, माइनस इन्फिनिटी आएगा, और ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव करेंगे तो ये कुल मिला के अपने पास माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसका क्या मतलब है, ये हमने क्यों कैलकुलेट किया, अब देखना इधर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें एनालिसिस करने में काम आएगा। अब जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अगर हम x पे प्लस इन्फिनिटी जाएंगे तो किधर जाएंगे, बहुत आगे की तरफ इधर जाएंगे। तो जब हम x का वैल्यू बहुत ग्रेटर रखते हैं तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन का वैल्यू किधर की तरफ अप्रोच करता है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, मतलब बहुत ही ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा, ऊपर।
अब नेक्स्ट अगर बात करें x का वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कराते हैं, पीछे की तरफ आएगा इधर, तो x का वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो y का जो फंक्शन का वैल्यू है किधर अप्रोच कर रहा है, दैट इज ये बहुत नीचे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और जो कर्व होता है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है अगर, तो उसका कर्व हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस होता है तो भैया माइनस इन्फिनिटी भी जाना है कर्व को, प्लस इन्फिनिटी भी जाना है ऊपर। तो इसमें अगर बात करें तो कर्व का जो ट्रैवलिंग होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में अगर ट्रैवलिंग करेगा तो कैसे भी करके ट्रैवल करे तो इसका मजबूरी है कि एक न एक बार कम से कम एक्स एक्सिस को तो कट करेगा ही करेगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा। या हो सकता है कि भैया ज़्यादा बार बीच में डांसिंग करे, लेकिन ये तो कंफर्म बात है कि यहाँ से यहाँ जाएगा तो बीच में एक्स एक्सिस आएगा ही आएगा, और जहाँ काटेगा कर्व वहीं पे उसका रूट क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। और कंटिन्यूअस कर्व है तो बिना काटे हुए तो जा नहीं सकता। अब इसका मन करेगा तो भैया और भी डांस कर ले, ऐसे भी कर सकता है, इस तरीके से भी जा सकता है। तो अगर इस तरीके से डांस करता हुआ जाएगा तो इस केस में 3 रियल रूट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे इस केस में 3 अल्फा बीटा गामा 3 रियल रूट्स आएंगे। रूट तो हमेशा ही जितना डिग्री होता है उतने ही होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। बात यहाँ पे है कि रियल रूट है या इमेजिनरी रूट्स हैं। तो रियल रूट के बारे में हम बातें कर रहे हैं अभी, कितने रियल रूट होंगे। तो कोई भी और डिग्री का पॉलिनोमियल अगर है तो उसका जो ग्राफ है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। इसीलिए क्या है कि उसका जो रेंज है फंक्शन का, वो रेंज भी ऑल रियल नंबर आता है। अगर डोमेन ऑल रियल नंबर है तो रेंज भी ऑल रियल नंबर आता है ना। तो इसलिए कर्व अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में जाएगा तो बीच में एक्स एक्सिस आएगा, कम से कम एक बार तो काटेगा ही काटेगा। अधिक से अधिक हो सकता है 3 बार काट दे, जितना डिग्री है उतने बार काट दे। तो ये चीज़ छोटी सी बात थी समझने के लिए, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर यहीं पे अगर चर्चा कर ले, थोड़ी सी बात है, जैसे पार्ट ए इसको बोल दे, अगर पार्ट बी इसमें अगर बोल देना यही चीज़, द रेंज ऑफ ऑड डिग्री पोलिनोमियल, ऑड डिग्री पोलिनोमियल इज ऑलवेज ऑल रियल नंबर, इज ऑलवेज आर, हमेशा रियल नंबर होता है। प्रोवाइडेड, यहाँ पे प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, x के सारे रियल, डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो रियल नंबर होते हैं। जैसे कोई भी क्यूबिक फंक्शन है ना, जैसे अगर इस तरीके लिख दे f(x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, अगर x का वैल्यू ऑल रियल नंबर दिया है डोमेन, तो इसका जो फटाक से हम रेंज बोल देंगे कि भैया रेंज y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। बस ये काम आएगा, एक जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट काम आएगा एक्चुअली फंक्शन के अंदर। जब 1 1 1 2 इंटू हम क्लासीफाई करना सीखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी आएगा अपने को। अब जैसे इसी में अगर बात करें कि रेंज ऑफ इवन डिग्री पोलिनोमियल, इवन डिग्री पोलिनोमियल, रेंज ऑफ इवन डिग्री पोलिनोमियल कैन नॉट बी आर के इक्वल नहीं होगा। कोई भी अगर बात करें तो इवन डिग्री का अगर पोलिनोमियल है तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इवन डिग्री का पोलिनोमियल का रेंज कभी भी ऑल रियल नंबर नहीं होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है अपने पास? लॉजिक ये है कि वही वाला फिर से बात करता हूँ, मैं समझाता हूँ। अगर जैसे मान लें 4 डिग्री का पोलिनोमियल f(x इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस में bx क्यूब प्लस में cx स्क्वायर प्लस में dx प्लस ऑफ e है, इस तरीके का ये 4 डिग्री का पोलिनोमियल है। अगर पावर 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा a प्लस में b बाई एक्स प्लस में c बाई एक्स स्क्वायर प्लस में d बाई एक्स क्यूब और प्लस e बाई अपने पास दिखाई देगा x की पावर 4। अब इसमें फिर से एक पॉजिटिव अगर मान लें थोड़ी देर के लिए, इसमें लिमिट अगर कैलकुलेट कर ले, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ fx, तो क्या आएगा निकल के देखते हैं। तो ये सब तो सब जीरो में जाएगा, नीचे इन्फिनिटी, तो ये सब क्वांटिटी जीरो में चला जाएगा। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी की पावर 4 इवन पावर है, इन्फिनिटी को अप्रोच करे,
फिर से अगर बात करें तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी अगर कैलकुलेट करते हैं ऑफ एक्स, तो ये चीज़ आएगा क्या, माइनस इन्फिनिटी की पावर 4, तो इवन पावर है, फिर से प्लस इन्फिनिटी ही आएगा। मतलब ये है कि कभी भी अगर कर्व अगर इसका ड्रॉ करेंगे तो सर एक्स अप्रोचेस जब इन्फिनिटी हो रहा है तो वाई किधर जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर सर एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो फिर से वाई का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कर्व है, कुछ भी कर्व होगा बीच में क्या होगा, नहीं होगा, इधर से चालू होगा और ऊपर से चालू होगा ऊपर ही चला जाएगा, है ना। इस तरीके का कोई कर्व होगा, इस तरीके से कोई कर्व होगा। जैसे अगर बात करें तो बीच में हो सकता है डांसिंग वांसिंग करते हुए जाए, उसके मर्जी के ऊपर है, ऊपर ऊपर ही चला जाए, ऊपर ऊपर चला जाए, एक भी रूट रियल नहीं होगा। अगर नीचे होते हुए जाएगा तो इस तरीके 4 रियल रूट भी हो सकते हैं। लेकिन ये कंफर्म बात है कि जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी की तरफ भागेगा तो वाई को प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना, तो ऊपर तो उठना ही है, तो नीचे की तरफ तो नहीं जाएगा। इसीलिए इसका रेंज जो है कभी भी ऑल रियल नंबर नहीं होगा। ये जो निचला पॉइंट होगा, जैसे मान लेते हैं हम निचला पॉइंट कहीं ये आ गए, इस तरीके से निचला पॉइंट है, तो ये जो मिनिमम वैल्यू ये होगा इस केस में अगर बात करते हैं तो ये इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ से लेके प्लस इन्फिनिटी, अब क्या होगा वो डिपेंड करता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा सब निकालना होगा। तो लेकिन रेंज ऑल रियल नंबर नहीं होगा। अगर मान लेते हैं ये कांस्टेंट के आ गया तो y बिलोंग्स टू इस केस में नंबर जो आएगा ना, के से लेके इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है। इसका कंफर्म मतलब है कि ये चीज़ इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसमें एग्जाम में क्या है, इनडायरेक्ट रूप से इंफॉर्मेशन दे सकता है कि फॉर ए पॉलिनोमियल इफ डोमेन बिलोंग्स टू द ऑल रियल नंबर इट्स रेंज इज फ्रॉम y बिलोंग्स टू k से लेके प्लस इन्फिनिटी, वेयर k इज सम रियल नंबर, k बिलोंग्स टू सम रियल नंबर। इसका सीधा सीधा मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो बात कर रहा है ना, ये किसी इवन डिग्री के लिए बात कर रहा है। या तो उस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। और डिग्री के केस में ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये भी समझाया था, और डिग्री का पॉलिनोमियल अगर होगा, अगर डोमेन क्या है इसका ऑल रियल नंबर है, तो रेंज भी ऑल रियल नंबर आएगा। ये एकदम इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। आगे चल के इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है, आपको फंक्शन में मज़ा आएगा। अगर ये सब चीज़ें अगर समझ में अभी से आने लग गया तो फंक्शन तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये तो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखा है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे आज, और भी जैसे नोट नंबर 3 अगर बात करें, तीसरा या चौथा जो भी होगा अपना नंबर कर लेगा। अब जैसे कभी भी कोई पॉलिनोमियल होगा तो उसके जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो ऑलवेज कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, है ना। फॉर ए पॉलिनोमियल इमेजिनरी रूट्स always occur in conjugate pair। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट बात, प्रोवाइडेड कोफिशिएंट्स आर रियल, प्रोवाइडेड कोफिशिएंट्स आर रियल, सारे कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको जनरली लोग नेगलेक्ट करते हैं। तो भैया आप नहीं नेगलेक्ट करोगे, ठीक है ना। अब जैसे कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल, जैसे 3 डिग्री क्वाड्रेटिक में तो ये चीज़ बताया ही था, 3 डिग्री में भी अगर f(x) इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस ऑफ cx प्लस ऑफ d इक्वल टू 0 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे अगर बात करें तो अगर कोई बोल दे ना इस तरीके से स्टेटमेंट कि फॉर ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर ये स्टेटमेंट बोल दे कि ये जो पॉलिनोमियल है कि इट्स ऑल रूट्स मे बी इमेजिनरी। दूसरा स्टेटमेंट लिख दे ऑल रूट्स मस्ट बी रियल।
तीसरा स्टेटमेंट अगर लिख दे ऑल रूट्स एटलीस्ट वन रूट इज इमेजिनरी। अगर चौथा स्टेटमेंट ये लिख दे कि एटलीस्ट वन रूट इज रियल, इस तरीके का अगर स्टेटमेंट कोई लिख दे क्या सही होगा? अगर ये क्यूबिक डिग्री पॉलिनोमियल है और साथ साथ ये दिया हुआ है a, b, c, d बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये दिया होना चाहिए, तो सारी बातें नहीं तो फेल हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, अभी जो हमने बताया सब कुछ को रिकॉल अगर करें, आप ऐसा करो पॉज करके वीडियो खुद से अटेम्प्ट करो, मैं टाइम देता हूँ बिल्कुल, आप खुद से करोगे अच्छा लगेगा, तो बिल्कुल आप अटेम्प्ट करिए, मज़ा आएगा आपको, है ना। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं छोटी छोटी बातें, और कोई भयंकर तोप चीज़ें नहीं है जिसको हम समझ नहीं सकते हैं। तो चलिए, आप उम्मीद करते हैं कि अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। अब पहला स्टेटमेंट ऑल रूट्स में भी इमेजिनरी। अब ये बताया था अभी कि कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो कम से कम एक रूट तो रियल होगा ही होगा, तो ऑल रूट इमेजिनरी कैसे हो सकता है? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो दूसरा अगर बात करें ऑल रूट्स मस्ट बी रियल, ये कोई ज़रूरी है कि सारे के सारे रूट रियल हो जाए? एक रूट के लिए बोला था हमने कि कम से कम एक रूट तो रियल मस्ट बी, एटलीस्ट वन रूट मस्ट बी रियल। ऑल के बारे में तो बात नहीं किया था, ये भी गलत है। एटलीस्ट वन रूट इज इमेजिनरी, एटलीस्ट वन रूट इमेजिनरी, कम से कम एक रूट इमेजिनरी होंगे, नहीं, एटलीस्ट वन रूट इज रियल पे कंडीशन है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर एटलीस्ट वन रूट इज रियल, क्या ये वाला स्टेटमेंट सही होगा? क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज़ को हम यहाँ से भी समझ सकते हो, ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट अभी समझाया है इतना तो पता है हमें कि अभी जैसे अगर 3 रूट हैं इसके, मान लेते हैं ये अल्फा, बीटा और गामा है, तो हमने बताया कि अगर इमेजिनरी रूट्स है इसके, लेट्स सपोज दैट, तो मैक्सिमम कितने इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं इस केस में? मैक्सिमम भैया 2 इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता। एक इमेजिनरी रूट्स कैसे होगा? कॉन्जुगेट पेयर में होता है। अगर अल्फा इमेजिनरी हो गया तो उसका कॉन्जुगेट बीटा या तो गामा, किसी एक को तो होना ही पड़ेगा ना। तो कॉन्जुगेट रूट्स जो होते हैं, इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं, वो ऑलवेज आकर इन पेयर, वो हमेशा पेयर में ही होंगे, इवन नंबर में होगा। इमेजिनरी रूट्स 2 होंगे, 4 होंगे, इस तरीके से होंगे। हाँ, प्रोवाइडेड कोफिशिएंट्स आर रियल, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये जो बातें, छोटी छोटी बातें अभी मैं कर रहा हूँ, एकदम छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें, तीनों इमेजिनरी रूट्स हो नहीं सकते भैया। अगर बात करें तो यहाँ से ये दोनों अगर इमेजिनरी है तो एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, लेकिन अगर ये भी इमेजिनरी है तो इसका कॉन्जुगेट कौन होगा? गामा का कोई कॉन्जुगेट नहीं होगा। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के कई तरीके होते हैं, अपने हिसाब से हम अगर चाहे तो उसको समझ सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, 1% टेंशन की बात नहीं है। हम अलग अलग तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं एक ही प्रॉब्लम को, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। कॉन्सेप्ट हमारा अगर ढंग से क्लियर है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो ये सब छोटी छोटी कुछ बातें थी तो हमने कर ली है। अब इस पे प्रॉब्लम जो है मैं नेक्स्ट टर्न पे और कुछ एग्जाम्पल ले लूँगा। बाकी आज हम एक और टॉपिक जो है उसको निपटाते हैं। पहले कंडीशन फॉर द कॉमन रूट्स। हाँ, अब यहाँ पे एक टॉपिक और जो है अपने पास जो बच रहा है, दैट इज कंडीशन फॉर द कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स का कंडीशन तो कुछ नहीं है, देखो इसमें वैसे कॉमन रूट वाले क्वेश्चन करने के और भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कंडीशन ही ऑप्शन में एग्जाम में दे देता है कि ये कंडीशन क्या होगा नहीं होगा, उसको फाइंड करने आना चाहिए। तो लेट्स सपोज दैट 2 इक्वेशन है अपने पास। एक इक्वेशन है a1x², क्वाड्रेटिक में बात करता हूँ, b1x प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 है। दूसरा इक्वेशन है a2x² प्लस में b2x प्लस ऑफ c2 इक्वल टू 0 में। दोनों में क्या है? कॉमन रूट है।
ठीक है ना, ये कॉमन रूट है, कॉमन रूट है। तो कॉमन रूट है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं इसका रूट भी अल्फा है, इसका रूट भी अल्फा है। कभी भी कॉमन रूट वाले क्वेश्चन हो तो यही किया करो। अब अल्फा अल्फा रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो ये चीज हो जाएगा a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा दैट इज a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करने के विभिन्न प्रकार के उपाय हैं। एक तो क्या है, बचपन में जैसे किया करते थे, a1 से डिवाइड कर देंगे, a2 से, इसमें डिवाइड करेंगे, दोनों को घटा देंगे, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालें। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड, वो मैं डिस्कस करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो 10th में पढ़ते हैं, 10th क्लास में, अगर आपको याद नहीं है तो वहाँ पे जाकर रिवाइज कर लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड होता है, वैसे ये फटाक से आंसर देता है निकाल के। कभी भी अगर वेरिएबल्स में इक्वेशन सॉल्व करना होता है, लीनियर इक्वेशन, ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होते थे, तो वहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का अप्लाई करके हम जल्दी जल्दी आंसर निकाल लेते थे। तो उसके लिए तरीका क्या है, अल्फा स्क्वायर जो है उसको लिख दो, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन इसके नीचे क्या आएगा, तो इसको ढक दो, भूल जाओ क्या है, भूल गए। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल नहीं देखना है, कोफिशिएंट जो बच रहे हैं b1 b2 c1 c2, तो इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसका इससे करेंगे, तो ये चीज़ नीचे आ जाएगा, दैट इज b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स में अल्फा, बीच वाला जो है वेरिएबल उसमें माइनस लगा दो। अब इसको भूल जाएंगे हम, इसको भूल जाएंगे तो a1 c2 फिर a2 c1 इस तरीके से आएगा, ये इसके साथ फिर ये इसके साथ। अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a1 c2 माइनस में ये आ जाएगा a2 c1 इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह 1 आएगा। अब इसको भूल जाएंगे हम, इसको भूल गए बिल्कुल, a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये चीज़ हो जाएगा a1 b2 माइनस में a2 b1, इस तरीके से अपने पास ये आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या है ना, इसका अगर यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली मुझे अल्फ़ा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा का जो वैल्यू है दैट इज निकल के आ गया, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस को उधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस टाइम्स में a1 c2 माइनस में a2 c1 इस तरीके से, और नीचे जो आ रहा है दैट इज यहाँ से एक मिनट, दिस इज a1 b2, दिस इज a1 b2, ये हो। हाँ, तो ये चीज़ है a1 b2 माइनस में a2 b1 आएगा, है ना। तो इस तरीके से अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से अब देखें इस एक्सप्रेशन को इसको यूज़ करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू आएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, चलो इसको उधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये चीज़ आएगा b1 c2 माइनस में b2 c1 अपॉन में नीचे a1 b2 माइनस में a2 b1, इस तरीके से अपने पास एक्सप्रेशन आ जाए। अब यहाँ से अगर अल्फ़ा का वैल्यू इसमें उठा के रख दें तो फाइनली जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज, इसका स्क्वायर करेंगे तो a1 c2 माइनस में a2 c1 इसका स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a1 b2 माइनस में a2 b1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज b1 c2 माइनस में b2 c1, और नीचे हो जाएगा भैया a1 b2 माइनस में a2 b1, इस तरीके से आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर से एक टर्म ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ और है कि कंडीशन होल्ड करने के लिए जो नीचे में जो क्वांटिटी है, क्या नीचे का क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल। अगर नॉट इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो ये 0 हो जाए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो अलग से, प्रोवाइडेड a1 b2 माइनस में a2 b1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इस तरीके से। अब यहाँ से इसको अगर इससे कैंसिल आउट कर दें तो इसको उधर भेज देंगे तो कंडीशन आ जाएगा a1 c2 माइनस में a2 c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 b2 माइनस ऑफ a2 b1 माइनस में फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू में b1 c2 माइनस में b2 c1। ये चीज़ रटना नहीं है, इसको रट लेते हैं लोग जनरली, ज़रूरत पर तो ड्राइव कर लेना है कि नहीं, बिना इसके भी काम चल जाता है वैसे क्वेश्चन में। लेकिन अगर यही पूछ दिया कि कंडीशन क्या होगा और 4 ऑप्शन में कुछ इधर उधर कोफिशिएंट करके दे दे तो फिर वहाँ पे फाइंड आउट करना मुश्किल काम हो जाता है ना।
इसलिए क्या है कि हमें डेरिवेशन कर लेंगे। एक बार कॉपी में आप खुद से भी करके देखना क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है कि नहीं, हम कितना समझ पा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझना। खुद से अगर आ जाए समझ में तो भैया तो कोई लफड़ा ही नहीं है, लोचा ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन करते हैं ना, कॉमन रूट्स के कंडीशन पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर हम कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वैसे क्विज में मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम दिए थे कॉमन रूट वाले, सिंपल ही होते हैं। जैसे मेरे पास कुछ डेटा सेट लिखा है, जैसे क्वेश्चन है दिया हुआ अपने पास, एज फॉर एग्जाम्पल में इक्वेशन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 11x प्लस ऑफ ए इक्वल टू 0, और एक अगला एक्स स्क्वायर माइनस में 14x प्लस ऑफ 2a इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि बोथ इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट, हैव ए कॉमन रूट, कि कॉमन रूट है दोनों में। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड ए, ठीक है। ए का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कोई इसमें बहुत लोचा लफड़ा वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है। अब कॉमन रूट है तो अल्फा मान लेते हैं इसका भी रूट है, अल्फा मान लेते हैं इसके भी रूट है, तो अल्फा सेटिस्फाई करा देंगे। तो ये चीज़ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस में 11 अल्फा प्लस ऑफ ए इक्वल टू 0। दूसरे को भी सेटिस्फाई कराएंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस में 14 अल्फा प्लस ऑफ 2a इक्वल टू 0। देखो बार बार वो जो इतना लंबा चौड़ा किया था वो मैं उसका यूज ही नहीं करने वाला, मैं यूज करूँगा सिंपल बच्चों वाला मेथड। यहाँ पे हम इस दोनों को माइनस कर देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगा 3 अल्फा, दिस माइनस दिस 3 अल्फा, और ये a माइनस 2a माइनस ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा अपने पास, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, a/3 आ गया ना। तो अब यहाँ पे अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, किसी में भी रख लो, इसी में रख देते हैं। तो यहाँ से a²/9 आ जाएगा, माइनस में 11 ऑफ a/3 आ जाएगा, प्लस ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर a कॉमन ले लें तो थोड़ा सा मेरा जीवन आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ a/9 माइनस में 11/3 और ये चीज़ प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन है, बाकी कुछ है नहीं। देखो भैया कभी कभी क्या होता है ना, एक चीज़ मैं बता दूँ, कभी कभी क्या होता है एक्सप्रेशन सॉल्व करते वक्त कैलकुलेशन में हमसे एरर आ सकता है, वो किसी से भी आ सकता है। एक चीज़ ध्यान रखना है, तो कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि हम क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन से, मेरा तो ये आ रहा है, सर का वो आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। आपका जो आ रहा है उस पर भी भरोसा कर सकते हो सकता है कहीं हम मिस्टेक भी कर दें माइनस प्लस का या कभी कैलकुलेशन में। बाकी कॉन्सेप्चुअली हमें चीज़ों को समझना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। a/9 और ये चीज़ हो जाएगा 3 और ये -11 प्लस 3 माइनस ऑफ 8, और यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, माइनस ऑफ 8/3 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर देखें तो दो फैक्टर है, ये 0 होगा, ये 0 होगा। एक तो a का वैल्यू 0 आ रहा है, दूसरा का अगर बात करें तो यहाँ से a/9 इज इक्वल टू 8/3 है। तो 9 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू 24 आएगा और यहाँ से a का वैल्यू 0 आ गया। तो यही अपने पास आंसर हो जाएगा। तो कुछ बहुत भयंकर काम नहीं करना था, बहुत सिंपल सा काम करना था, एलिमिनेट करना होता है। कैसे भी करके देखो सॉल्व करके दोनों को कॉमन, कई बार क्या होता है ना कॉमन रूट पूछ लेता है कि फाइंड कॉमन रूट, अल्फा का वैल्यू निकालो। अब a का वैल्यू आ गया तो कॉमन रूट भी तो निकाल ही सकते हैं। अगर कॉमन रूट फाइंड करने के लिए पूछ ले कि कॉमन रूट क्या होगा, तो क्या हम नहीं निकाल सकते? a का वैल्यू निकल गया तो यहाँ रख देंगे, अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ रख देंगे तो अल्फा/3 तो अल्फा का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं ना। तो इसमें कोई बहुत झंझट वाली बात नहीं है, लोचा लफड़े वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम पे हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है मेरे पास, छोटा छोटा प्रॉब्लम ही है। जैसे एज फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ़ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0, और दूसरा एंड एक्सप्रेशन है bx स्क्वायर प्लस ऑफ cx प्लस ऑफ a इज इक्वल टू 0, हैव ए कॉमन रूट, देन एंड ये भी लिखा है कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर। देन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में ए बी सी, इसका वैल्यू क्या आएगा। बच्चा वाला प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम। हाँ, फिर से वही कॉमन रूट है तो मान लेते हैं अल्फा अल्फा कॉमन है, दोनों को पहले सेटिस्फाई करवा लो। ए अल्फा स्क्वायर प्लस में बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करवा लिया। दूसरे को भी सेटिस्फाई करा लेंगे तो बी अल्फा स्क्वायर प्लस में सी अल्फा प्लस ऑफ ए इक्वल टू 0। अच्छा, आप दोनों को सेटिस्फाई करवा लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो, मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ कि कौन अलग अलग तरीके से मैं बताऊँगा कि कहाँ पे हमें फ़ायदा मिलेगा, कहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है, इसको एलिमिनेट करने के बारे में अगर हम सोचेंगे तो थोड़ा सा अपना काम देखते हैं क्या आता है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको डिवाइड कर देते हैं ए से, पहले वाले एक्सप्रेशन में। चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा स्क्वायर क्योंकि वेरिएबल ज़्यादा है तो दिस इंटू दिस ये आ जाएगा ए बी, माइनस में सी स्क्वायर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वल टू फिर माइनस में अल्फ़ा, और यहाँ पे ये a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी सी आएगा। दिस इज ये कांस्टेंट टर्म 1 बाई ये ए सी माइनस में बी स्क्वायर आएगा, ये इस तरीके से। तो यहाँ से अगर अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस टाइम्स में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन नीचे आएगा दिस इज ए सी माइनस में बी स्क्वायर, इस तरीके का एक्सप्रेशन। अब ये जो अल्फ़ा का वैल्यू आ रहा है, अब इस समय रखने का मन रखते हैं अगर मान लो, तो ये a टाइम्स में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी सी अपॉन में दिस इज ए सी माइनस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। b टाइम्स में फिर ये रखेंगे तो माइनस भी आ जाएगा, माइनस टाइम्स में b और फिर ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन में ए सी माइनस में बी स्क्वायर और फिर प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा आंसर यहाँ से भी, लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी लंबा चौड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को हम फॉलो अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, मतलब ये इससे भी आएगा आंसर, हम अल्टरनेट अप्लाई करेंगे। अल्टरनेट क्या है उस चीज़ को समझना जरूरी है। पहला इक्वेशन है, दूसरा है। अगर हम फर्स्ट माइनस सेकेंड कर ले, ध्यान देना, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लेंगे तो ये क्या एक्सप्रेशन बनेगा, दिस इज ए माइनस बी इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी इंटू अल्फा प्लस सी माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इस तरीके का एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ से अगर देखो, ये चीज़ मैंने पहले भी समझाया था एक चीज़ कि अगर कोफिशिएंट्स, ये जो कोफिशिएंट है ये सब जो है साइक्लिक ऑर्डर में हो, साइक्लिक का मतलब ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इस तरीके से हो, तो यहाँ पर रख के देखो अल्फ़ा का वैल्यू 1 इसको पक्का सेटिस्फाई कर रहा है 101%। चेक कर लो अल्फ़ा इक्वल टू 1 क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी माइनस ए, सब धारा सही हो जाएंगे। ये इससे फैल गया, ये इससे मर गया, ये इससे लुट गया, तो कुल मिला के 0 आ गया, है ना। तो अल्फ़ा का वैल्यू 1 सेटिस्फाई करा, इसका मतलब दिस इज ए कॉमन रूट। अल्फ़ा क्या था, कॉमन रूट था, तो कॉमन रूट था तो अल्फ़ा किसी भी इक्वेशन में हम सेटिस्फाई करवा सकते थे, तो सेटिस्फाई करवा देंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कहीं पे भी रख दो, इसमें रख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू है दैट इज किसके इक्वल आएगा, 3abc के इक्वल आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से abc से अगर डिवाइड कर देंगे नीचे की तरफ तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन में abc इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से हम कर सकते हैं अल्टरनेट तरीके से। तो क्या है कि देखो एग्जाम में स्किल काम आते हैं भैया, स्किल्स।
बाकी आप कितना प्रैक्टिस किए हो, कितना ऑब्जर्वेशन है आपका, क्या क्वेश्चन देख के आपका दिमाग में आता है, किस तरीके से आप चीज़ों को प्रोसीड करते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। आप कितने टाइप के क्वेश्चन पहले से कर रखे हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए क्विज अच्छे से देना है। सारे क्विज के सॉल्यूशन भी मैं अपलोड करता हूँ, इसलिए अपलोड करता हूँ कि आप सॉल्यूशन देखो उसको, और प्रॉपर जो अच्छे क्वेश्चन है उसका अलग से नोट्स बनाओ। उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने में अगर आ रहा है तो उसको आप अलग से एक बना के रखिए। एग्जाम टाइम पे वही सब रिवाइज करना होता है ना। थ्योरी देखो मैथ्स में एक समय के बाद सबको पता हो जाता है, लेकिन जो स्किल है वो सबके पास नहीं आता। उसी के पास आता है जो डिफरेंट काइंड्स के प्रॉब्लम देखता है, खुद सॉल्व करता है, प्रयास करता है सॉल्व करने का। तो चलिए आगे की जो बात है हम अगले लेक्चर में करते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो, लगता हो कि यूजफुल चीज़ है, तो एक ही काम करना है। आप जो भी नीडी लोग हैं, है ना, आपके तरह और भी लोग होंगे, बहुत सारे लोग हैं, 11th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे, BSc, TST, PhD, बहुत सारे एग्ज़ाम, KVS, LT ग्रेड, डिफरेंट काइंड्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए जो कैंडिडेट्स अपेयर होते हैं सबको काम आएगा ये, है ना। IT, JEE, मेंस, एडवांस, एवरी काइंड के बच्चों को काम आएगा ये, है ना। आप उन तक चीज़ों को पहुंचाइए। एक ही काम करना है, लिंक शेयर करिए। आपसे हम इतना ही चाहते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।